नमस्कार। और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल समय ज्ञान में। आज के वीडियो में हमने साहित्य के प्रश्नों को रखा है। प्रश्न काफ़ी अच्छे होने वाले हैं आज की वीडियो में, और प्रश्न महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है। चलो शुरुआत करेंगे आज 161 के नंबर के प्रश्न से हम, और उससे पिछली वीडियो में उससे पीछे के प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया है। तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, पिछली वीडियो में इनको प्रश्नों को रखा गया है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं प्रश्न आपसे बनते हैं। आप देखेंगे, आप जो प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो आपसे प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो शुरुआत करेंगे आज हम, और शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ये ज्ञानवर्धन है हमारा, जो वीडियो में आपको दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट जितना भी मटेरियल, और बच्चों तक भी ये ज्ञान पहुँच सके। तो आपसे ये विनती रहेगी हमारी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलो शुरुआत करते हैं। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की है? आपसे पूछा गया है कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो हमें बताना था ये किस कवि के। देखिए चलते हैं। का सरापा, खा विरूपा, गा डोमिपा, घा गोरखनाथ। तो ये हमें बताना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं पूछी जाती है, आपसे कई बार भी पूछी जा चुकी है। तो देखेंगे किसकी है ये पंक्ति हमारी सरापा जी की। ये सरापा जी की पंक्ति है हमारी। सरापा कौन थे? मैंने ये कई बार वीडियो में बताया। मैंने जितना भी डिटेल होती है किसी भी लेखक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, मैं पूरी डिटेल को आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर ये असर डालती है। क्योंकि मैं जब कोई भी चीज़ रोज़ रोज़ आपको बताऊँगी तो उससे बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पर अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि वो दिमाग में छप जाती है। हम जब रोज़ किसी न किसी चीज़ को हम शेयर करते हैं अपने साथ, तो ऐसे ही मैं हर रोज़ कोई भी टॉपिक हो उसमें पूरा डिटेल से मैं आपको बताती हूँ। तो सरापा सिद्ध साहित्य के आदि कवि रहे हैं, सिद्ध साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में बौद्ध भिक्षुक हो गए थे, और इसी से संबंधित होकर उन्होंने सहजयान या सहजे संप्रदाय चलाया था। सरापा जी ने आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था, तो सहजयान या फिर सहजे संप्रदाय। और इनकी दो रचनाएं थी। कौन कौन सी दो रचनाएं थी? चर्या गीत कोश और दोहा कोश। तो सबसे महत्वपूर्ण जो रचना इनकी थी चर्या गीत कोश रही है इनकी, दोहा कोश रही है। उनकी सबसे प्रमुख जो रचना रही है वो दोहा कोश रही है। तो मैं जितनी भी मटेरियल मेरे पास होता है मैं सारा आपके साथ शेयर करती हूँ, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में ज्ञान देने की पूरी कोशिश मैं करती हूँ। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँच सके और उसका भी ज्ञानवर्धन हो सके। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 162वां नंबर है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे घर में लाऊं माधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इसमें पूछा गया आपसे। इन जो पंक्तियाँ दी गई हैं, पंक्तियाँ बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही रसीली हैं। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं माधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। देखिए बहुत अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छा इंप्रेशन है, बहुत अच्छा रस निकल के आ रहा है। तो हमें बताना था ये पंक्ति किसकी थी, ये जानना हमें किसकी पंक्ति थी हमारी। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। का भारतेंदु, खा हरिओद, गा अमीर खुसरो, घा रस खान। तो ये जो रचना थी हमारी, ये जो थी पंक्ति, ये हमारी किसकी, कौन लिख सकते हैं ऐसे इतना अच्छा रसीला, जो बात बात में तुकबंदी करते थे, जो बात बात में ऐसी बात बनाकर किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर एकदम से कटाक्ष करना, उनके अंदर ऐसी तुकबंदी करनी। तो ये सब ऐसी जो प्रतिभाएं थी, ऐसी जो उनके चेहरे में ऐसा झलक थी, वो किसकी थी? वो अमीर खुसरो जी की थी। अमीर खुसरो खड़ी बोली के सबसे अच्छे कवि रहे हैं, पहले कवि रहे हैं। और उन्होंने और लिखा है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के, चल खुसरो घर आपने रैन भई सब देश। देखिए ऐसी ऐसी पंक्तियाँ उन्होंने लिख डाली हैं, बहुत ही अच्छी उनके अंदर रसों का भाव देखने को मिलता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि रहे हमारे, और उन्होंने अपनी 3 रचनाएं रखी हैं। कौन कौन सी? खलिक भारी, हालात देखा नहीं है, नजराने हिंदी। 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? खलिकवारी, द्वारा बता देती हूँ मैं, खलिकवारी, हालात देखा नहीं है, नजराने हिंदी। इन्होंने 3 अपनी रचनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी, ये भी आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी हैं, और पूछे जाने की पूरी उम्मीद इन रहती है।
इन रचनाओं की। आगे चलेंगे हम। आगे अगला नंबर हमारा प्रश्न हमारा 163वां नंबर। क्रा तरवर पंच बंडाल चंचल चिये पाइठो काल पंक्ति के लेखक कौन है। ये हमसे इसमें पूछा गया है कि इस वाली पंक्ति के रचनाकार। देखिए पंक्तियाँ भी आपसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि पंक्ति भी आपसे कहीं ना कहीं ज़रूर पूछी जाती है परीक्षा में। 2-4 पंक्तियाँ आपसे ज़रूर देखने को मिल जाएंगी। पंक्तियाँ 2-4 नंबर के आपको 2-4 नंबर इसमें ज़रूर आपको देखने ही होंगे। तो इसलिए आपको जितनी भी पंक्तियाँ दी गई हैं, जितनी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, उन सबको एक एक बार आपको रिवाइज कर लीजिए। कुछ आप परीक्षा से पहले करेंगे जल्दी, ताकि अच्छा तुरंत ताज़ी ताज़ी याद रहे, और उससे पहले आप रिवीजन करते रहें, लगातार इनको पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, इनका आपको ऑटोमेटिकली स्वतः ही याद हो जाएंगी। चलो देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। का कुकुरेपा, खा लुईपा, गा बिरूपा, घा सरापा। तो ये पंक्ति हमें देखनी थी किसकी थी, तो ये पंक्ति हमारी लुईपा जी की थी। ये पंक्तियाँ लुईपा जी की थी। लुईपा 84 सिद्धों में लुईपा का सबसे ऊंचा स्थान था। मैंने जो भी आपसे जितना भी मटेरियल होता मैं आपको हर रोज़ शेयर करती हूँ आपसे। 84 सिद्धों में जितने सिद्ध में 84 जो सिद्ध थे, उन सिद्धों में लुईपा का सबसे ऊंचा स्थान था। उन्होंने अपनी कौन कौन सी रचना लिखी है। अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवद विसमय, लुईपाद गीतिका। इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे चलेंगे। 164वां नंबर प्रश्न हमारा। ये प्रश्न देखिए आपसे भी पूछा गया है, और ये प्रश्न बहुत ईजी है, आपको अच्छा एकदम महसूस होगा, क्योंकि ये आपको पता ही होगा इसके बारे में। देसिल वैन सब जन मिठा ते तैसन जपो अभट्ठा। पंक्ति किसकी है, तो देख लेते हैं किसकी है, कौन है इसके रचनाकार। का गोरखनाथ, खा मीर खुसरो, गा विद्यापति, घा लुईपा। तो हमें बताना था देसिल वैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अभट्ठा। ये पंक्ति किसकी थी, तो ये पंक्ति हमारी किसकी है, विद्यापति जी की। ये पंक्ति हमारी बहुत ही फेमस पंक्ति है। ये बहुत ही अच्छी, मतलब इसको कहा जाए ज़्यादा ही परीक्षा में पूछे जाने वाली पंक्ति है, तो फेमस पंक्ति है ये। तो यह है विद्यापति जी की। आगे चलेंगे। विद्यापति के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारा डिटेल आपको दी है, आप पिछली वीडियो में जाकर देखिए, बहुत ही अच्छा आपको वहाँ से ज्ञानवर्धन होगा। 165वां नंबर हमारा। जोय जोय पिंडे सोय सोय ब्रह्मांडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। जोय जोय पिंडे सोय सोय ब्रह्मांडे पूछा गया है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो हमें बताना कौन है। देख लेते हैं कौन है। तो का मच्छिंद्र नाथ, खा गोरखनाथ, गा सरहपा, घा मणि भद्रपा। तो ये इसके हमें जानना था सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है हमारे, तो ये हमारे गोरखनाथ जी हैं। हठ योगी जो थे हमारे, जो हठ योग के ज़्यादा प्रवर्तक रहे हैं, जिन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया है, वो हमारे गोरखनाथ जी हैं। और उत्तर भारत में पूरे में उन्होंने अपना प्रचार प्रसार भक्ति आंदोलन का पूरा किया था। आगे चलेंगे। 166वां नंबर प्रश्न हमारा। राजा बीसल देव किसके पुत्र थे, हमें बताना राजा बीसल देव किसके पुत्र थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। का परमारी देव, खा भोज परमार, गा राजा आना, और घा जयसिंह। तो हमें बताना था राजा बीसल देव किसके पुत्र थे। तो राजा आना जो थे, देखिए पहले बीसल देव के बारे में बता देती हूँ मैं। बीसल देव 4 खंडों में विभक्त है ये हमारा, और 128 छंद की आलोच्य कृति का संपादन इसमें, आलोच्य कृति का संपादन किसने किया, माता प्रसाद गुप्त जी ने किया है। तो जो राजा आना थे बीसल देव के पुत्र राजा आना थे। राजा बीसल देव जो थे उनके पुत्र थे राजा आना। और बीसल देव के बारे में मैंने अभी बताया 4 खंडों में विभक्त है, 128 छंदों की आलोच्य कृति का इसका संपादन किसने किया, माता प्रसाद गुप्त जी ने किया। और हिंदी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं मैं आपको, हिंदी का प्रथम 12 मासा का वर्णन इसी कृति से आरंभ होता है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन किस कृति से आरंभ होता है, तो आपको बताना होगा बीसल देव रासो से, जिसका आगम कैसा होता है, कार्तिक मास से होता है। किससे होता है आगम, इसका कार्तिक मास से होता है। और श्रृंगार परक होते हुए भी नीति परक है, क्योंकि इसमें क्या है, स्त्रियों के अच्छे गुणों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है।
अगला चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम। 167वां नंबर प्रश्न हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर बताइए कि बीसल देवरासों का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग कौन सा है। इसमें आपको बताना है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपसे बन रहा है कि बीसल देवरासों का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक मार्मिक प्रसंग कौन सा है। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है कि मार्मिक प्रसंग इसमें से आपको कौन सा है, आपको बताना है। आश्रिय जन्म काई दिहुद महेश, अपर जन्म थराई घाणा रे महेश, रानी ने सिरजियो धौली गाई, बड़खंड काली कोयली, बड़खंड काली कोयली। देखिए ये सब अपभ्रंश भाषा में लिखा होता है, तो ये जानेंगे हम। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। का राजमती की बातों से राजा बीसलदेव को रुष्ट हो जाना। खा बीसलदेव के रानी राजमती से तीसरे विवाह पर अन्य 2 रानियों का विलाप करना। गा नंबर है रानी राजमती का कुलीन गृहिणी होने के नाते अत्यंत स्वाभिमान होना। और घ नंबर है राजमती के द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 बरस के वियोग उपरांत अपने पति को संदेश पहुंचाना। तो हमें इसमें से पूछा गया था हमसे क्या, इसमें से हमसे पूछा गया था सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग कौन सा है। देखिए ये पंक्ति दी गई थी हमसे, इसका हमें अर्थ के द्वारा अर्थ के समझ में आ जाने से ही हमें पता चलता है कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए इसमें से पूछा गया कि इसमें मार्मिक अंगों का वर्णन किया गया, मार्मिक बात कही गई इसमें वो कौन सी है। तो इसलिए इसमें ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो ढूंढेंगे हम क्या है इसमें। तो इसमें क्या था ऑप्शन हमारा, इसमें हो जाता हमारा घा, क्योंकि घा राजमती के द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के वियोग उपरांत अपने पति को संदेश पहुंचाना था। क्योंकि बीसल देवरासों में क्या था, राजमती जो राजकुमारी थी उसका वर्णन इसमें किया गया। तो एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के वियोग उपरांत अपने पति को इसमें संदेश पहुंचाना था। यही उसका मार्मिक संदेश था, यही मार्मिक प्रसंग था। तो चलते आगे चलेंगे। 168वां नंबर प्रश्न हमारे, पियू चित्तौड़ न आबहु सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिड़खिड़ आवे खींच। इस ग्रंथ से संबंधित बताना हम इसमें से कौन है। यहाँ हमें बताना है कि इस पंक्ति जो किस ग्रंथ से ये जो दिया गया है पंक्ति दी गई है आपको, ये किस ग्रंथ से संबंधित है ये हमें बताना है इसमें। तो पियू चित्तौड़ न आबहु सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिड़खिड़ आवे अड़वे खींच। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हमारे ऑप्शन हमारे। का पद्मावत, खा खुमार रासो, गा बिसल देव रासो, घा चंदन वाला रास। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा क्या है खुमार रासो। ये किस से संबंधित है, ये खुमार रासों से संबंधित है। खुमार रासो हमारे क्या था, इसमें जो है ये 9000 छंदों में वर्णित है। इसमें 3000 छंद है इसमें। चलो देख लेते हैं अभी छंदों के बारे में। तो और 17वीं शताब्दी के जो चित्तौड़ के राजा नरेश थे, जयसिंह के राजाओं का वर्णन इसमें दिया गया है। इसमें राजा जयसिंह के राजाओं का वर्णन किया गया है। और आलोच्य ग्रंथ के आधार पर चित्तौड़ के नरेश खुमार द्वितीय के युद्धों का इसमें वर्णन किया गया है। और इसकी प्रमाणिकता हस्तलिखित, जो इसकी प्रमाणिकता हमें देखने को मिलती है तो वो क्या है, जो इसके हाथ से लिखी गई प्रतियां हैं, जो हस्तलिखित प्रतियां थी वो पूना के संग्रहालय में इसमें आज भी सुरक्षित देखने को मिलती हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि खुमार रासो कैसा काव्य है, तो ये गे काव्य है, ये गे रासो है। बिसल देव रासो और खुमार रासो दोनों ये क्या है हमारे गे काव्य हैं। आगे चलेंगे। देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा था, महत्वपूर्ण था, ये भी आपसे कहीं ना कहीं बना है। तो आगे चलेंगे। 159वें नंबर का प्रश्न हमारा 169वें नंबर का प्रश्न हमारा, किम बुझंते रतिवंती राजन, यह उक्तियाँ किस निम्नलिखित में से किस राजा के राजकाज की उपेक्षा कर पर्ण लीलाओं में लीन होने पर कही गई हैं। यानी कि किम बुझजे रतिवंती राजन, यह जो उक्ति लिखी गई है ये निम्नलिखित में से किस राजा के राजकाज की उपेक्षा कर प्रणय लीलाओं में जो लीन हो गए थे राजा जी,
और लीन होने पर उनके लिए ये बात कही गई है। तो देखेंगे ऑप्शन में हम कौन से ऐसे राजा हैं हमारे जो पुण्य लीलाओं में लीन हो गए थे और उनके लिए ये पंक्तियाँ लिखी गई थी। देखेंगे ऑप्शन का बीसल देव रासो और खा सहजदेव सिंह, ग पृथ्वीराज चौहान, घा भोज परमार। तो ये जो पंक्तियाँ हमारी ये पृथ्वीराज चौहान के लिए लिखी गई है। ये पृथ्वीराज जो हैं थे ये चौहान जी थे, उनके बारे में ये पंक्ति कही गई है। आगे चलेंगे 170वां नंबर हमारा प्रश्न है 1272 मझारी जेठ वदी नवमी बुधवारी किस रासों के रचना वर्ष की ओर संकेत करती है। यानी आपसे पूछा गया है कि 170वें नंबर के प्रश्न में कि 1272 मझारी जेठ वदी नवमी बुधवारी किस रासों के रचना वर्ष की ओर संकेत, यानी किस रचना वर्ष के बारे में हमें ये पंक्ति बताती है। देख लेते हैं किसके बारे में बताती है। का बीसल देव रासो, खा परमार रासो, गा पृथ्वीराज रासो, घा विजयपाल रासो। तो ये किसके बारे में बताती है, ये बीसल देव रासो के बारे में हमसे बताती है ना। ये हमारी बीसल देव रासो के बारे में बताती है। तो बीसल देव रासो 128 छंदों की कृति है। इसका 128 छंद इसमें लिखे गए हैं और इसका संपादन किसने किया था, माता प्रसाद गुप्त ने किया था। और हिंदी का प्रथम 12 मासा का वर्णन भी इसी कृति से मिलता है। अभी मैंने बताया था आपको। इसका प्रारंभ कार्तिक मास से होता है और बताया गया कि स्त्री चाहे लाखवती, स्त्री चाहे लाख गुणवती हो, अगर वह अपने पति से बिना बूझे कोई काम कर लेती है तो उसका सब कुछ बिगड़ सकता है। यानी ऐसा बताया गया है कि उसका कोई भी काम सही नहीं बनेगा। अगर आप अपने पति से बिना भांति अच्छी तरह से बिना सोचे समझे भली भांति आप काम करती है कोई भी, तो उसका सब कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए ये पंक्ति कैसी है, ये जो रचना है, ये जो रचना है ये हमारी कैसी है, ये नीति परक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ये कैसी रचना है, तो ये नीति परक रचना है। आगे चलेंगे 171वां नंबर का प्रश्न है मनहु कला शशि भान कला 1600 बने पंक्ति किस रासो ग्रंथ से संबंधित है। देखिए आपसे पूछेगी, बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। आज मैंने सारी पंक्तियों को आपके लिए उतार दिया है वीडियो में, तो आज इन पंक्तियों का आप रस लीजिए। मनहु कला शशि भान कला 1600 बनी है पंक्ति किस रासो ग्रंथ से संबंधित है। देख लेते किससे संबंधित है। का अल्लाखंड, का आलाखंड, खा हमीर रासो, गा पृथ्वीराज रासो, घा इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना था ये किससे संबंधित है। देख लेते किससे संबंधित है। ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। ये पंक्ति किससे संबंधित है, पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। ये मैंने आपको बता दिया हिंदी का प्रथम महाकाव्य की। और शिव सिंह सरोज जो थे, शिव सिंह सरोज ने चंद्रबरदाई को छपैयों का राजा कहा है। आगे चलेंगे अगला प्रश्न 172वां नंबर प्रश्न हमारा तरवर से एक तिरिया उतरी उतनी बहुत रिझाया बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया। देखिए कितनी अच्छी बढ़िया पंक्ति, तुकबंदी तक तुकबंदी है इसके अंदर, तुकबंदी। क्योंकि कैसे देखिए, तरवर से एक तिरिया उतरी उतनी बहुत रिझाया बाप का नाम उसने जो पूछा आधा नाम बताया। तो इस पंक्ति में क्या है, तुकबंदी है इस पंक्ति में। तो ये देख लेते हैं किसकी पंक्ति है ये। का हरिश्चंद्र, खा खुसरो, गा चंद कवि और घा किसी की नहीं। तो आपसे पूछा गया इसमें से किसकी पंक्ति है ये। तो ये हमारी किसकी का पंक्ति है, ये हमें पता चल गया होगा खुसरो जी की। क्योंकि तुकबंदी कौन करते थे, वही सबसे ज़्यादा तुकबंदी करते थे। सबसे अच्छे तुकबंदी करने का जो नाम उनका आता है वो खुसरो जी को ही आता है। और खड़ी बोली के प्रथम कवि उनको माना जाता है। आगे चलेंगे 173वां नंबर प्रश्न है गौरी सोबे शेष पर मुख पर डारे के चल खुसरो घर अपने रैन भई चहु देश। पंक्तियाँ खुसरो ने किस परलोक गमन पर कहा था। देखिए मैंने अभी पंक्ति बताई थी आपको, ये वाली पंक्ति बताई थी किसकी थी, खुसरो जी की थी। और खुसरो जी ने किसके परलोक गमन पर ये बात कही गई है। तो ये किसके गमन पर कही गई ये देख लेते हैं आज हम अभी। का निजामुद्दीन औलिया, खा सैफुद्दीन महमूद, गा मोइनुद्दीन, घा गोरी। तो इन्होंने जो ये जो पंक्ति कही है ये परलोक गमन पर कही गई है, उनके मरने के उपरांत कही गई है। तो ये निजामुद्दीन औलिया के विषय में कही गई, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे, वो निजामुद्दीन औलिया के
क्या थे, शिष्य थे, है ना। अमीर खुसरो निजामुद्दीन के शिष्य थे, उनके गुरु थे ये। और उनके मरने के बाद उन्होंने, उनके जनी उनके मरने पर ये बात उन्होंने कही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 174वां नंबर प्रश्न हमारा, बजी घोर निशान रान चौहान चौहदी से पंक्ति संबंधित है। देखिए ये पंक्ति आपसे पूछी जा चुकी है। आज की पंक्ति आपने इतनी महत्वपूर्ण पंक्तियों को रखा है, बहुत ही अच्छी पंक्ति आदिकाल से, जो आपसे एक ना एक पंक्ति आपसे जरूर यहाँ से बनेगी। बज्जी घोर निशान रान चहुदिस पंक्ति संबंधित है। देख लेते किससे संबंधित है ये, का विशन देव रासों से, खा पृथ्वीराज रासों से, गा परमार रासों से, घा इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे संबंधित है, पृथ्वीराज रासों से संबंधित है। ये पंक्ति किससे संबंधित है, पृथ्वीराज रासों से संबंधित है। ये पंक्ति बहुत ही पंक्ति महत्वपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं आपसे देखने को जरूर मिल जाती है, कहीं ना कहीं आपको। तो आज की पंक्तियाँ इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण रही, बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ रही हमारी आज की। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ से पंक्ति आपको एक न एक नंबर आपको दिलाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी आपसे विनती यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँच सके और उसका भी ज्ञानवर्धन हो सके। क्योंकि मैं जानती हूँ ये जो वीडियो आपको मैं देती हूँ फ्री में, बहुत पैसे लगते हैं वीडियो को खरीदने, क्योंकि मैंने भी खरीदी है कभी, तो मुझे पता है। तो बहुत अच्छा पैसा खर्च होता है यहाँ पर। मैं आपको फ्री में ये सब प्रोवाइड कर रही हूँ, इसलिए कि आपको कोई भी और परेशानी ना हो। तो आज बस यहाँ तक ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।